सो गुड इवनिंग गाइस। आज हमारा सेकंड सेशन है। टुडे इज़ आवर सेकंड सेशन फॉर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. सो आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइस, आई थिंक दे यू हैव ट्रैक टुडेज मार्केट, बट स्टिल I will show you my analysis and what was today's market like. So if So this is the website of NSE. NSE is National Stock Exchange. Yesterday we discussed about this. This is an exchange where you can buy or sell shares. Similarly, there is one more exchange, that is BSE. So I am at NSE's website, and I am looking at the indices which we talked about. These are broad market indices, and Nifty 50 is the representative of National Stock Exchange. So if you see guys, Nifty 50's current value is 11,535, and you cannot make anything out of this number unless and until you compare this number with anything else. Means you have to compare this number with yesterday's closing, or previous week's closing, or previous year's closing. Then you can make out that this number, then you can make some inference out of it. Like today the market opened at 478 and closed at 535. So there is an upward movement in the market. So the first inference you can make out is the market has increased by around 0.56 percentage, or there they have not calculated and shown, but yeah, you can calculate 35 and 478, 22 and 35, so it's around 57. So market moved upwards around 57 points today. Points, we say points, not rupees. The indices are means measured on points or basis points, you can say. So today market showed a bullish movement. Now I will be using some jargons which you need to know. Bullish, bearish movements. बुलिश मूवमेंट्स का मतलब, बुलिश का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है. बेरिश मूवमेंट का मतलब क्या है, मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है. तो ज़्यादातर चैनल्स में अगर आप देखोगे, CNBC में या कोई भी रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ोगे, तो वो यही वाले जार्गन्स यूज़ करेंगे कि बुलिश मूवमेंट थी, बेरिश मूवमेंट थी, स्टैगनेंट थी, ऐसी चीज़ें बोलेंगे. मार्केट पूरे दिन में, मतलब मार्केट खुलता है गाइस 9:15 को. 9:15 से हम ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, और बंद होता है 3:15 को. 9:15 से 3:15 हमारे पास इतना इंटरवल होता है, इसके बीच में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं. 3:15 के बाद 4 बजे तक ट्रेड होता है, बट वो हम नहीं कर सकते. वो क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और जिनको QIB बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वही क्या कहते हैं, या ब्रोकर्स, वही ट्रेड करते हैं 4 बजे तक. और 4 बजे के बाद स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे के लिए वेट करता है, और नेक्स्ट डे फिर से 9:15 पे चालू होता है ट्रेड. तो आज पूरे दिन में, मतलब आज है शायद 2 तारीख. हाँ, आज 2 तारीख है. तो 2 तारीख में आज क्या कहते हैं, पूरे दिन में मार्केट सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आया था, ये वाले पॉइंट पे 11,554, 11,554. तो ये हाईएस्ट पॉइंट था मार्केट का, और ये लोएस्ट पॉइंट था 430. तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, हाईएस्ट से लोएस्ट, तो मुझे पता लग जाएगा मार्केट में वॉलीटिलिटी कितनी थी. वॉलीटिलिटी का मतलब है मार्केट ने सबसे ज़्यादा मूवमेंट कितना दिखाया था. तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट. हाईएस्ट में से लो माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा. प्रीवियस क्लोज का मतलब है कल, मतलब 1 तारीख को, जब 3:15 के समय जब मार्केट क्लोज हुआ था, उस समय मार्केट क्या था. तो हम कल से भी देख सकते हैं. तो हम ये भी देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज था 470, और टुडेज क्लोज है 535. तो मार्केट करीब 30 और यहाँ पे 35, तो 65 पॉइंट ऊपर आया है कल के मुकाबले. तो इस नंबर का रेलेवेंस ऐसे निकलता है. हम कंपेयर करेंगे इस नंबर को, क्या कहते हैं, पिछले दिन के नंबर से, या पिछले हफ्ते के नंबर से, या पिछले साल के नंबर से, और फिर हम इन्फ्रेंस निकालेंगे कि मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई है. मोस्ट प्रोबेबली इसी को रिटर्न कहते हैं. मतलब अगर मैं पूछूं मार्केट ने आज कितना रिटर्न दिया, मार्केट ने आज दिया है, अगर आज की डेट में बोलूं तो मार्केट आज ओपन हुआ था 478 पे और क्लोज हुआ है 535 पे. तो दोनों का जो डिफरेंस होगा
डिवाइडेड बाय जो इनिशियल वैल्यू होगी, जो ओपनिंग वैल्यू होगी। अगर मैं वो करूँ तो मेरे को आज का मार्केट रिटर्न मिल जाएगा, या यही करूँ तो 0.56% आज का मार्केट रिटर्न है, परसेंटेज निकाल रखा है इसमें। तो 0.56% का रिटर्न है आज मार्केट का, और मार्केट का रिटर्न का मतलब है निफ्टी का रिटर्न। ये मैंने कल भी बोला था गाइस। इसके आगे और भी कॉलम बने हुए हैं, क्या कहते हैं, प्रीवियस डे क्लोज दे दिया, प्रीवियस डे क्या कहते हैं 31, मतलब इससे भी पिछले दिन, मतलब 2 डेज़ बैक ये मार्केट इतना था। मतलब इसको भी देख के मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट आज ऊपर गया है 2 दिन पहले के मुकाबले। 1 वीक अगो 549 था, 535, मतलब एक दिन पहले मार्केट की वैल्यू ज़्यादा थी आज की वैल्यू से। तो एक हफ्ते के मुकाबले में मेरा मार्केट नीचे है आज। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं एक हफ्ते से कंपेयर कर रहा हूँ तो ऊपर नहीं है, मार्केट नीचे है। अगर मैं एक दिन या 2 दिन से कंपेयर करूँ तो मेरा मार्केट ऊपर गया है। तो इसका मतलब क्या है, एक हफ्ते पहले मार्केट ऊपर लेवल पे था, और अभी फ़िलहाल मार्केट नीचे गया था और फिर रिकवर कर रहा है धीरे धीरे। नीचे इस लेवल तक गया था 387 पे, फिर 470 पे आया, फिर क्या कहते हैं आज 535 पे आया। तो धीरे धीरे मार्केट रिकवर कर रहा है, इसे ही कहते हैं बाउंस बैक। और इसके आगे 1 ईयर का भी दे रखा है, एक साल पहले क्या था, एक साल के मुकाबले मार्केट करीब करीब 500 पॉइंट्स ऊपर है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा, मतलब एक साल में 500 पॉइंट ऊपर है। तो ये हम कह सकते हैं, मतलब 30 अगस्त 2019 को ये वैल्यू थी और आज ये वैल्यू है। तो मार्केट इसके मुकाबले ऊपर है। 52 वीक्स हाई, मतलब एक साल में 52 हफ्ते होते हैं गाइस, ये क्या कहते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन है, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो 52 वीक्स का मतलब यही है 1 ईयर हाई। ये 1 ईयर का पिछले साल का इस दिन का वैल्यू, और 52 वीक्स मतलब एक साल में सबसे ज़्यादा मार्केट कितना ऊपर गया, ये 12,430, मतलब 52 वीक्स हाई से कितना पीछे है देखो अभी, करीब करीब 1000 पॉइंट पीछे है। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ था, तो बहुत गंदा गिरा था मार्केट, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो ये क्रैश से पहले की वैल्यू है मार्केट की। और 52 वीक्स लो, ये वही वाली वैल्यू है जब मार्केट क्रैश हुआ था, मार्च के समय 7,500 तक मार्केट पहुंच गया था। हाँ, पौरे ओके गाइस, ये क्लियर है मार्केट को पढ़ते कैसे हैं। सेम सिमिलरली तुम्हें सेंसेक्स को भी पढ़ना है, सिमिलरली दूसरे इंडेसेस भी हैं उनको भी पढ़ना है। अब ऐसे रोज़ क्या कहते हैं मार्केट को ट्रैक करना चालू करो कि कल के कंपैरिजन में आज मार्केट ऊपर गई है, नीचे गई है, कितना ज़्यादा मूवमेंट दिखाया है, हाई लो क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या है, करंट डे क्लोजिंग क्या है। दूसरे इंडेसेस को देखो क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं सेक्टोरल इंडेसेस को भी देखो कि बैंक निफ्टी, मतलब इसमें सारे बैंक्स आ जाते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो दिखा देगा कि इसके अंदर कितने बैंक्स हैं। ये देखो बैंक निफ्टी के अंदर बंधन बैंक है, आरबीएल बैंक है, फेडरल बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ये सारे पीएसयूज बैंक, इसके बाद सारे प्राइवेट बैंक, और ये सबसे बड़ा इंडिया का बैंक है एसबीआई। तो बैंक निफ्टी के अंदर वो सारे बैंक हैं। अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया इसका मतलब ये जो मेजॉरिटी वाले शेयर्स हैं ये सारे ऊपर गए हैं, और इन सब की वही कैलकुलेशन होगी वेटेज वाइज जो मैंने कल दिखाई थी कि किसी ना किसी सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से एसबीआई की वेटेज होगी, फिर एचडीएफसी, फिर आईसीआईसीआई, फिर क्या कहते हैं बंधन, आरबीएल, ऐसे मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता रहेगा। तो हमें रोज़ ऐसे ही मार्केट को ट्रैक करना है, डिफरेंट सेक्टर्स के इंडेसेस को भी देखना है, जैसे ऑटो है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एफएमसीजी है, आईटी है। आईटी के अंदर गाइस देख लो, इसके अंदर भी वही वाले कंपनीज होंगे, कोई नई कंपनीज नहीं होंगी, सबका नाम सुन रखा होगा पहले से ही। Naukri.com, माइंड ट्री बहुत बड़ी कंपनी है जो आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। कोफॉर्ज, फिर HCL टेक, फिर एम्फेसिस, एलटीआई, इन्फोसिस है ये टेक महिंद्रा, इसका नाम पहले वो होता था सत्यम, फिर महिंद्रा ने खरीद ली तो टेक महिंद्रा हो गया, फिर विप्रो, फिर टीसीएस, ऐसे ये सारे उसके नीचे आते हैं। निफ्टी आईटी, तो हमें निफ्टी आईटी अगर ऊपर गया तो ये सारी कंपनीज ऊपर जाएंगी, निफ्टी आईटी नीचे गया तो ये सारी कंपनीज नीचे जाएंगी। तो हम कहेंगे मेजॉरिटी में आईटी सेक्टर ऊपर गया नीचे गया। अगर तुम देखो इसको आईटी को, आज ओपन हुआ था 860 पे और प्रीवियस डे क्लोज था 814 पे, तो आज ओपन ही गैप अप ओपनिंग, इसको कहते हैं गैप अप ओपनिंग। मतलब कल 814 पे ओपन क्लोज हुआ था, तो आज 814 पे ओपन होना चाहिए था, लेकिन ये 860 पे ओपन हुआ। ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि
क्या कहते हैं मार्केट सेंटिमेंट होता है, लोग क्या कहते हैं ऑर्डर जी एक एक टाइप का ऑर्डर होता है जो क्या कहते हैं हम मार्केट आवर्स के बाद भी लगा सकते हैं। तो बहुत लोगों ने शायद इन्फोसिस या एम्फेसिस या एच सी एल टेक इनके ऑर्डर्स मार्केट आवर्स के बाद लगाए होंगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई उन शेयर्स की, और उन शेयर्स की डिमांड बढ़ गई तो उन शेयर्स की प्राइसेस बढ़ गए, और उन शेयर के प्राइस बढ़ गए तो ओवरऑल ये निफ्टी आईटी भी बढ़ गया। तो ये पूरा चेन रिएक्शन होता है। तो हमें समझना चाहिए कि इंटरनल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे क्या हो रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में मतलब इन कंपनीज़ की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, मतलब वॉलेटिलिटी कितनी है। डिमांड सप्लाई में खरीद बेच की बात कर रहा हूँ, मतलब सब मार्केट में कितने लोग इसको खरीद रहे हैं और कितने लोग इसको बेच रहे हैं, मार्केट आज में भी और मार्केट आज के बाद में भी। तो उससे मुझे क्या कहते हैं एक मोटा मोटा ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाता है कि किसका डिमांड चल रहा है, किसका क्या कहते हैं सेलिंग प्रेशर किस में ज़्यादा है, किस में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो ऐसे मार्केट को ट्रैक करते हैं, मैं भी रोज़ ऐसे ही करता हूँ गाइस, आप लोग भी चालू हो जाओ। नेक्स्ट मेरे को ये दिखाना था, हाँ ये ट्रेडिंग व्यू गाइस, मैंने सबको बोला था अकाउंट खोलने के लिए। इसका एक रीज़न है क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स खोल लेंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं खोल पाएंगे अपना डीमैट अकाउंट, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट का एरर आएगा ही आएगा। या तो उनके पास अपना पैन कार्ड नहीं होगा, या आधार पैन लिंक्ड नहीं होंगे, या आधार अकाउंट के साथ लिंक नहीं होगा। तो उनके लिए क्या है, वो इस tradingview.com पे जाके अपना अकाउंट बना लेना। जैसे मैंने अपना अकाउंट बना रखा है और मेरा साइंड इन है। अकाउंट बनाने के बाद ना आप इसमें ना पेपर ट्रेड कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है आप एकदम एक्चुअल स्टॉक मार्केट में, जैसा लाइव स्टॉक मार्केट चल रहा है उस स्टॉक मार्केट में आप पेपर करेंसी यूज़ करके स्टॉक्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इन्फोसिस के शेयर बाय करने हैं, ये मेरे खुद के प्रैक्टिस के लिए है। मैं जो भी थ्योरी तुम्हें पढ़ाऊँगा उसको तुम अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे आके। तो मैं इन्फोसिस यहाँ पे सर्च करूँगा, इन्फोसिस का ये खुल जाएगा चार्ट। फिर इन्फोसिस का जैसे ही चार्ट खुल जाएगा तो मैं ये फुल फीचर चार्ट पे जाऊँगा इसके। फुल फीचर चार्ट में ना मुझे ये देखो, ये इन्फोसिस की करंट वैल्यू थी आज जब मार्केट बंद हुई थी, 924 रुपीज़ में बंद हुआ था। तो अगर मेरे को बाय करना है तो मैं ब्लू वाले बटन पे टच करूँगा, बाय मार्केट आ रहा है। अगर मुझे सेल करना है तो रेड वाले पे करूँगा। अगर मुझे बाय करना है तो मैं इस पर टच करूँगा और मैं बोल दूँगा कितनी क्वांटिटी बाई करनी है। जैसे मुझे 100 क्वांटिटी बाई करनी है इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस की 100 क्वांटिटी लिख दी। ये क्या कहते हैं स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है अगर मेरा प्राइस 924 है अभी चल रहा है, और मेरा अगर रिस्क एपेटाइट मतलब मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, अगर मैं मान लो मैं 10% ही रिस्क ले सकता हूँ। मतलब अगर 924 का 10% होता है 92.4, तो अगर 92.4 प्राइस नीचे आ गई करंट प्राइस से, तो मैं ऑर्डर को मतलब एग्जीक्यूट कर दूंगा और लॉस में सेल कर दूंगा। वो होता है स्टॉप लॉस। मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा प्राइस क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे घटा के मान लो मेरा स्टॉप लॉस है 820 रुपये। अगर 920 से 820 हो जाता है तो मेरा क्या कहते हैं अपने आप ये बेच देगा और मेरे को वहाँ से निकाल देगा। अभी देखो क्या कह रहा है, ऑर्डर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग सेशन। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि Kamlesh sir, if you can show some live stock of US from Dow Jones like Apple, you can show them live trading. ओके ओके ओके। सो लाइव ट्रेडिंग में हाँ इसमें ट्रेडिंग व्यू में आप कर सकते हो, बट वो हमारे जो वो हैं ज़ीरोदा वाले उसमें प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। जैसे एप्पल, जैसे जूम हो गया, जूम का शेयर बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। इसको अगर आप देखोगे ना तो आप वो क्या कहते हैं वो हो जाओगे। देखो मैं नैस्डैक में जूम को सर्च कर रहा हूँ, इसका फिर से फुल फीचर चार्ट खोलता हूँ। बाइंग और सेलिंग प्रोसेस दिखाना था एक्चुअली मुझे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ फिर भी जूम में क्या वो है। जूम में अगर देखूँ मैं, ये देखो क्या कहते हैं ये देख रहे हो गाइस, 10 अगस्त को प्राइस थी कुछ क्या कहते हैं 300%, परसेंटेज में जो दिखा रहा है। हाँ 10 अगस्त में अभी फ़िलहाल 10 अगस्त में प्राइस थी 289 गाइस। यहाँ पे देखना ये वाला देखना, ये वाला जो वैल्यू है
10 अगस्त में जिसने भी स्टॉक खरीदा था उसने $244 में खरीदा था, यूएस डॉलर्स में, क्योंकि यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं। लेकिन आज की प्राइस देखो कितनी है, आज की प्राइस है तो 420, मतलब लगभग आपका पैसा डबल हो गया। तो मात्र 20 दिन में आपका पैसा डबल हो गया। तो ये मैजिक है गाइस, ये स्टॉक मार्केट का। और ये जूम क्यों बढ़ा, क्योंकि जूम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नॉर्मल क्या कहते हैं अगर आप सोचो कि क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोग आजकल वो कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सारे स्कूल्स ऑनलाइन आ गए, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑनलाइन बढ़ रहा है। तो हर कोई जूम पे ही बातें कर रहा है, या तो जूम है या दूसरा ऑल्टरनेटिव है गूगल मीट। इसके अलावा यही दो मार्केट लीडर्स हैं फिलहाल अभी। तो इस वजह से ये है, अगर हम मेरे को इसको ख़रीदना है तो फिर वही स्ट्रैटेजी क्या होगी, पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो मैं पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करूँगा, और ये देखो मैंने आज सुबह आइडिया बाई करा था और सी डी एस एल बाई करा था। सी डी एस एल मैंने कल ही बताया था, ये बी एस ई का क्लियरिंग हाउस है। तो मैंने एवरेज प्राइस मैंने आइडिया ₹9.60 में बाई करा था, और 10,000 शेयर बाई करे थे मैंने, और फिलहाल मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ₹40 का 10,000 शेयर पे। और मैंने एक शेयर ₹9.60 में बाई करा था गाइस, 10,000 में। और सी डी एस एल मैंने 475 में बाई करा था, और 1000 क्वांटिटी बाई करी थी, और मुझे करंट प्रॉफिट हो रहा है 113। ये तुम्हारा अकाउंट बैलेंस दिखाता है, अकाउंट में अभी मेरे इतने बैलेंस पड़ा हुआ है, और इक्विटी मेरी बढ़ी हुई क्यों आ रही है, क्योंकि प्रॉफिट ऐड हो गया उसमें। तो प्रॉफिट मेरा जब इतना ऐड हो गया इसमें, तो मेरी इक्विटी बढ़ गई। पहले मुझे $1,00,000 ही मिले थे, लेकिन $1,00,000 को मैंने बढ़ा के फिर 1,01,053 कर दिया। तो ये तुम क्या कहते हैं अपनी तरफ से खरीद बेच करना चालू कर सकते हो, और देख सकते हो कि कैसे मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। और जब तुम खुद करोगे ना, तुम्हें खुद एक्साइटमेंट हो जाएगा कि ये हो कैसे रहा है, और प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, स्ट्रैटेजीज़ क्या लगानी चाहिए। वो धीरे धीरे आएगा, एक ही झटके में नहीं आएगा। बट हाँ, यहाँ पे तुम पेपर ट्रेडिंग चालू कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ज़ीरोधा पे नहीं बन पा रहा अकाउंट किसी भी कारण की वजह से, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। तो गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस, दो तरीके की एनालिसिस होती है स्टॉक मार्केट में। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का ना कोई क्या कहते हैं वो नहीं होता, मतलब ये बाउंड नहीं होता किसी चीज़ से। इसमें ना इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस दोनों काम आता है। मतलब आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे, और ये रिसर्च बेस्ड है ज़्यादातर, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की जगह ज़्यादा रिसर्च और कॉमन सेंस और इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और नॉर्मल बिजनेस सेंस, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। और दूसरी टाइप की एनालिसिस होती है टेक्निकल एनालिसिस। वो नैरो और बाउंड होती है, मतलब उसमें ना रूल्स, मैथ्स की तरह ना रूल्स हैं। अगर ये रूल होगा तो क्या कहते हैं ऐसा हो जाएगा, और ये रूल नहीं होगा तो अप्लाई नहीं होगा। तो मैथ्स की तरह उसमें रूल है, तो वो ईजी हो जाता है। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत मुश्किल है और बहुत वास्ट होता है। तो मैं चाहूँ भी तो कंप्लीट नहीं कर सकता, मुझे खुद नहीं आता कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब बहुत कम लोग होंगे। वॉरेन बफेट फंडामेंटल एनालिसिस का मास्टर है दुनिया में, जो जिसके बारे में मैं कल बोल रहा था। वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है, सबसे वेल्दीएस्ट इन्वेस्टर है, प्लस फंडामेंटल एनालिसिस का मास्टर है। बट टेक्निकल एनालिसिस कोई भी सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है। वो मैथ्स की तरह है, नॉर्मल प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। एक बार आप रूल सीख जाओगे, आप क्या कहते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जिनको इंडिकेटर्स बोलते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सीख जाओगे तो अपने आप टेक्निकल एनालिसिस नेचुरली आने लग जाएगा आपको। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है? तो कंटेंट्स तो यही है कि क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, EIC अप्रोच, ये मैं बोलूँगा अभी क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गाइज मेरे को पता है ज़्यादातर बंदों को नहीं पता होगा। ये फाइनेंस के बच्चे या जिन्होंने कॉमर्स ली होगी 11th-12th में, उन्हीं को ही पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। बाकी मैं ओवरऑल ओवरव्यू दे दूँगा, कल भी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फिर एग्जाम्पल इसको मैं कोशिश करूँगा कि कल ही एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स पे ही है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पे ही है। और एक ये स्ट्रैटेजी है, ये मैं कोशिश करूँगा समझाने की आज। ये क्या कहते हैं स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी है। मतलब आपके सामने 5000 स्टॉक्स रखे हैं, तो उसमें से आप नैरो डाउन कैसे करोगे अपने स्टॉक सिलेक्शन को, मतलब 5000 में से 100 या 50 पे कैसे आओगे, वो स्ट्रैटेजी है ये। तो फंडामेंटल एनालिसिस का एम क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस का एम होता है
एक चीज़ होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है असली में जो वैल्यू है ना उस शेयर की, वो वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। इस एनालिसिस के थ्रू आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू। और यही एम होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक कुछ तरीके तो क्या कहते हैं मैथमेटिकल हैं और इंटेंस फाइनेंस की मतलब इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। जैसे मैं एक तरीका बताता हूँ, वैल्यूएशन मेथड कहते हैं उन्हें। उससे क्या हुआ, आप DCF वैल्यूएशन या मल्टीपल वैल्यूएशन करके आप क्या कहते हैं एक वैल्यू पे पहुंचते हो और वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। एक बार आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई ये एनालिसिस करने के बाद, फिर आप देखते हो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है मेरी जो करंट प्राइस है अगर उससे ज़्यादा है तो मैं स्टॉक को बाय करूँगा, क्योंकि करंट प्राइस फिर कोशिश करेगा अपने असली वैल्यू तक पहुँचने की, जो ज़्यादा वाली वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो मुझे फ़ायदा होगा। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस से कम है, मतलब ये अगर उल्टा हो गया, मतलब ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन साइन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं करंट स्टॉक को एनालाइज कर रहा हूँ उसका जो करंट प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड है, मतलब जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, लोग बहुत ज़्यादा पैसे देने को राज़ी हो रहे हैं उस सेम स्टॉक के लिए। इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं गाइस, या तो क्या कहते हैं उस स्टॉक में ब्रोकर वो क्या कहते हैं ऑपरेटर गेम खेल रहा है इसलिए वो प्राइसेस बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर हो गई हैं, या तो उस कंपनी में कुछ ऐसा होने वाला है फ्यूचर में जिससे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से वो इस करंट प्राइस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये दो, इस तीसरा कोई रीज़न नहीं होता। इंट्रिंसिक वैल्यू एकदम परफेक्ट वैल्यू होती है, अगर ये हम निकालना सीख जाएं तो हम क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए निकाली जाती है और इससे आप एक टारगेट प्राइस निकालते हो अपने स्टॉक का कि मैं इस प्राइस पे एग्जिट करूँगा अपने स्टॉक पे। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू उस काम आता है और ये निकलता है बस फंडामेंटल एनालिसिस से। नेक्स्ट स्लाइड है दो। हाँ, अब ये मतलब मैंने पॉइंटर ही लिख रखा है, मैं एक्सप्लेन करूँगा कि है क्या ये फंडामेंटल एनालिसिस ना। हम दो स्टेप्स में करते हैं। पहला स्टेप है, मतलब ये कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, आप कोई भी स्टेप पहले कर सकते हो। मैक्रो एनालिसिस होता है और एक कंपनी एनालिसिस होता है। मैक्रो एनालिसिस में आप क्या करते हो कि जो इकोनॉमी है, जो ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जीडीपी, फिर क्या कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, डेट का क्या कंडीशन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, क्या कहते हैं इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, ये सब आपके मैक्रो एनालिसिस हो गए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है उस कंट्री में, ये आपके उस कंट्री के मैक्रो एनालिसिस कर रहे हो आप। इंडस्ट्री की ओवर आउटलुक देख रहे हो, ये होता है मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एनालिसिस सब इसी में ही आएगा। कंपनी एनालिसिस में अपना स्पेसिफिक कंपनी देखते हो। फिर एक आपने मैक्रो एनालिसिस करके आपको इंडस्ट्री पता लग गई, इंडस्ट्री में आपको 10-15 कंपनी पता लग गई, उसमें से 3-4 लिस्टेड कंपनीज पता कर ली। अब उन 3-4 लिस्टेड कंपनीज की आप इंडिविजुअल कंपनी इन डेप्थ एनालिसिस करते हो। बेसिकली इसमें आप कंपनीज़ की बैलेंस शीट देखते हो, इनकम स्टेटमेंट देखते हो और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो। ये 3 टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है गाइस। तो ये आप देख के ये निकालते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कंपनी की, पिछले साल से इस साल कितनी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स कितनी बढ़ रही है। फिर आप इसका एनुअल रिपोर्ट देखते हो। कंपनी हर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, वो एक रिपोर्ट निकालती है सालाना, एनुअल रिपोर्ट कहते हैं उसे, और वो रिपोर्ट बाइबल होती है उस कंपनी की। जितने भी स्टॉक एनालिस्ट होते हैं उस रिपोर्ट को फॉलो करते हैं और उस रिपोर्ट के इन्फॉर्मेशन पे ही अपनी सारी फंडामेंटल एनालिसिस बेस होती है उनकी। उसी रिपोर्ट में उनको मार्केट का व्यू मिल जाता है, उसी रिपोर्ट के अंदर उन्हें पता लग जाता है प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटर्स अगर उन्हें प्रमोटर पता लग गया कौन है तो उन्हें ये भी पता लग जाएगा प्रमोटर की मेंटालिटी क्या है, क्योंकि वो बहुत सालों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं। फिर उस रिपोर्ट से उन्हें ये भी पता लग जाएगी प्रमोटर उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। मतलब किन किन लोगों ने उस कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं, उसे शेयर होल्डिंग पैटर्न कहते हैं। तो ये हो गया कंपनी एनालिसिस। तो मैक्रो एनालिसिस में क्या क्या पॉइंट आते हैं, तो मैक्रो एनालिसिस में EIC अप्रोच एक होता है। E का मतलब इकोनॉमी, I का मतलब इंडस्ट्री और C का मतलब कंपनी। ये कंपनी वाला पार्ट जो है वो क्या कहते हैं कंपनी एनालिसिस में है, लेकिन इनकम, इकोनॉमी और इंडस्ट्री, ये 2 पॉइंट जो हैं आपके
ये है आपके मैक्रो एनालिसिस के पॉइंट। अब इकोनॉमी में हम क्या क्या देखते हैं, मेजरली मैंने ये बता रखा है, लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें भी देखनी होती है। जैसे जीडीपी है, अभी जीडीपी का किसी ने क्या कहते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट देखा है, जीडीपी का जो क्वार्टरली रिपोर्ट आया है जून से मार्च के बाद अप्रैल टू जून का जो क्वार्टरली रिपोर्ट आया है, किसी ने सुना है न्यूज़ में कि हमारी जीडीपी उन 3 महीनों में कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करी है पिछले साल के कंपैरिजन में? किसी को पता है इस यहाँ पे? 20 -23 पॉइंट समथिंग था। हाँ, -23.9, अप्रॉक्सीमेटली 24% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इसका मतलब क्या है, अगर हम पहले 100 रुपये कमा रहे थे तो अब हम 76 रुपीज़ कमा रहे हैं बस। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर 100 रुपये तो नहीं, मतलब हम लाख, अगर मैं रुपी टर्म्स में बोलूँ तो हमारी जीडीपी इस 3 महीने में 8 लाख रुपए, 8 लाख करोड़ रुपए से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, श्रिंक हुई है। तो 8 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसके ऐसी चीज़ आपको कहाँ मिलेंगी? ये जो जीडीपी का जो डेटा होता है, ये क्या कहते हैं, मैं दिखा देता हूँ, मैंने निकाल रखा है एकदम दिखाने के लिए। ये रहा, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है MOSPI, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो भी गवर्नमेंट की जो भी वो मतलब स्टैटिस्टिक्स आती है ना, जीडीपी, जीवीए, फिर सेंसेक्स वेंसेक्स, जो भी क्या कहते हैं सेंसस, जो जनगणना होती है, या एनसीआर विनसीआर, जो भी रिपोर्ट्स निकालती है गवर्नमेंट, वो इसी साइट पर पब्लिश होती है। ये देखो 31 अगस्त 2020 को ये रिलीज़ हुआ था, ये प्रेस नोट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 2020 का, और ये मैंने यहाँ पे खोल भी दिया है इसको। तो इसमें अगर मैं दिखाऊं, ये देखो क्या कहते हैं, ये तो इंडिकेटर्स हो गए कि कोल प्रोडक्शन कितना घट गया है। ये देखो 15% घट गया है, क्रूड ऑयल 6% घट गया है, सीमेंट प्रोडक्शन 38%, मतलब ये इंडस्ट्री तो लगभग आधी हो गई है। कंजम्पशन ऑफ स्टील आधे से भी ज़्यादा कम हो गया, मतलब पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये क्यों हुआ है? सबसे ज़्यादा स्टील कहाँ यूज़ होता है गाइस, किसी को पता है? कौन से इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टील यूज़ होता है? रियल एस्टेट में। हाँ, रियल स्टेट और ऑटोमोबाइल्स दोनों में लगभग होता है। तो दोनों ही बंद थे 3 महीने में, तो 56% घट गया है। तो ये इन डॉट्स को ना कनेक्ट करना आना चाहिए मुझे, कि मतलब स्टील कम हो रहा है तो अब स्टील बाउंस बैक करेगा, क्योंकि धीरे धीरे ना क्या कहते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, मारुति, टाटा मोटर्स, और ये कंस्ट्रक्शन भी खुल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये स्टील की जो कंपनीज़ हैं, देखना JSW स्टील या टाटा स्टील, इनके प्राइसेस ना धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अभी, अगर आप नोटिस करोगे स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, अभी देखो एयरपोर्ट्स, देखो कार्गो हैंडल्ड एट एयरपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट एयरपोर्ट से कितना हो रहा है, आधे से भी कम हो, आधे से ज़्यादा कम हो गया, मतलब ये भी कम हो गया है। तो ये सब इंडिकेटर्स है, ये हमें बता रही हैं कि हम कितने बड़े एक रिसेशन में चल रहे हैं और कितने लंबे समय तक चल सकते हैं। ये इन्हीं डेटाज और रिपोर्ट्स पे प्रेडिक्ट करते हैं जितने भी स्टैटिस्टिशियंस और जितने भी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं ना, वो यही डेटा देख के अपने अजम्पशंस लेते हैं कि अभी 57% माइनस में है, तो अगले क्वार्टर में हो सकता है 48 हो जाए या 30 हो जाए, कितना वो तुम्हारे ऑप्टिमिज्म पे है कि तुम कौन सा नंबर लोगे, लेकिन होता सब इन्हीं नंबर्स पे है। ये देखो पैसेंजर्स हैंडल्ड एट एयरपोर्ट्स, मतलब ना के बराबर है। ये मतलब 100% नेगेटिव क्यों नहीं गया, क्योंकि एक तो सरकार ने एक वो चला रखा था, वो कि बाहर के जितना भी डायस्पोरा इंडिया का वो वापस लाना है, और प्लस बीच में एक बार चालू करा था तो 6% का ग्रोथ हुआ है, वरना ये -100% ही होता है। अभी ये देखो LIC की प्रीमियम भी 14% घट गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है प्रीमियम देने के लिए, ये रिपोर्ट दिखा रहा है। CPI इंडेक्स देखो, महंगाई कितनी बढ़ गई है। CPI मैंने कल भी बोला था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और इस पर ना आपका इन्फ्लेशन बेस्ड होता है। मैंने कल कहा था ना, इन्फ्लेशन 6 के आसपास चला, 6.5 है, पहले 3.5, मतलब पहले 3 था, देखो डबल हो गया, महंगाई डबल हो गई। सारी इंडस्ट्रीज़ में नेगेटिव साइन है, देखो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। अभी क्या कहते हैं, अगर हम देखें इंडिया की जीडीपी का, अगर मैं जीडीपी को ना डिवाइड करूँ 3 हिस्सों में, तो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है इंडिया का जीडीपी। एक होता है एग्रीकल्चर, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, और एक होता है सर्विसेज। किसी को पता है कितना परसेंटेज किसका है? एग्रीकल्चर का कितना परसेंटेज है जीडीपी में, और सर्विसेज का कितना परसेंटेज है जीडीपी में? किसी को आइडिया है इस चीज़ का? हेलो, नो आई डोंट हैव एनी आइडिया। सर्विसेज का शायद सबसे ज्यादा है इंडिया कितना में। है वो तो
आज समझ आता है सबसे ज़्यादा, लेकिन कितना है अप्रॉक्सीमेट बताओ? 50%, 60%, 70%? 50 के ऊपर एक बार हाँ पढ़े थे, अभी याद हाँ, नहीं आ 66%, अराउंड के ऊपर ही। 66%। हाँ, अराउंड 66% सर्विसेज है, और 15 to 18% हमारा एग्रीकल्चर है, और बीच में जो भी बचता है वो बैलेंस वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। तो सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं वो हो रहा है कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर से हो रहा है, और सबसे कम एग्रीकल्चर से हो रहा है। और एग्रीकल्चर फिशिंग ही देखो, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और फिशिंग, ये जो एग्रीकल्चर वाली इंडस्ट्री है यही एक पॉजिटिव में था, बस 3.4% जीडीपी में, बाकी सब नेगेटिव। ये सब का सब देखो, मतलब 50%, ये कंस्ट्रक्शन तो आधा हो गया इंडस्ट्री, मतलब 50% कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी लगभग लगभग 50%। ट्रेड, होटल्स बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, तो 47%। और सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब क्या कहते हैं देखो, सब के सब क्या कहते हैं घटी हैं। अगर आप ये देखो 2019 से और 2020-21 और 19-20 का डेटा देखो तो सब घटा है, एक आधी चीज़ बढ़ी होगी। और टोटल जब निकाला जाए तो पिछले साल मतलब 2019 में फर्स्ट क्वार्टर में हम 5.2% एक्सपैंड हुए थी हमारी जीडीपी, लेकिन इस साल फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है 23.9% और 24%। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट, इस चीज़ को स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट करेगा, आज नहीं तो कल इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा, और प्राइसेस गिरेंगी, और जब गिरेंगी वही हमारी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने की। तो जीडीपी समझ आएगा, इस जीडीपी का डेटा ऐसे निकालते हैं। और जो भी डेटा है ना, मतलब पीपीटी में जो भी डेटा के बारे में बोलूँगा, जैसे एफडीआई बैलेंस कितना है, ये भी आपको उस साइट से मिलेगा कि एफडीआई के रूल्स क्या आए हैं, कौन से सेक्टर में कितना एफडीआई पॉसिबल है, किस सेक्टर में 100% एफडीआई, किस सेक्टर में क्या कहते हैं नो एफडीआई है। मतलब उस सेक्टर, जैसे डिफेंस सेक्टर एक ऐसा है जिसमें ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेती इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जो डीआरडीओ है और जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है वो पूरे की पूरी कंट्रोल करती है इंडियन गवर्नमेंट। सिमिलरली पहले क्या कहते हैं एलआईसी भी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन एलआईसी का भी आईपीओ आएगा, आईपीओ की बात मैं करूँगा डिटेल में। एफडीआई के क्या रूल्स चल रहे हैं उस कंट्री में, जैसे इंडिया में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये सब देखेगा, जीडीपी क्या चल रहा है, एफडीआई क्या है, इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट मतलब बैंकों के इंटरेस्ट रेट प्लस एक और इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई कंट्रोल करता है। किसी ने रेपो रेट के बारे में सुना है? यस। हाँ, तो रेपो रेट क्या होता है अगर एक्सप्लेन कर सकते हो आप, मैं समझ जाऊँगा कि आपको समझ आता है नहीं आता। क्या होता है रेपो रेट? बैंक रेट्स जो आरबीआई जो लोन के इंटरेस्ट रेट्स जो फिक्स करती है उसी को शायद बोलते हैं। नहीं, ये मतलब देखो दो तरीके के रेट्स होते हैं, एक तो नॉर्मल बैंक जो कमर्शियल बैंक जो रेट्स इंटरेस्ट रेट लगाती है वो, और दूसरा आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट लगाती है। आरबीआई किस चीज़ पे इंटरेस्ट रेट लगाएगी? क्योंकि नॉर्मल बैंक को भी ना पैसों की ज़रूरत होती है, या तो वो गवर्नमेंट से लेगी, अगर वो गवर्नमेंट से नहीं ले पाती तो वो आरबीआई से लेगी। तो अगर आरबीआई से लोन ले रही है कोई बैंक तो उसको भी इंटरेस्ट रेट देना होता है, और वो इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं। और अगर आरबीआई नॉर्मल बैंक से लोन ले रहा है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, उस रेट पे वो लेता है बैंकों से लोन। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से ना क्या कहती है आरबीआई इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि अगर आरबीआई ही कम रेट पे लोन देगी बैंक्स को तो फर्दर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको कम रेट्स पे लोन देंगे और ज़्यादा लोन्स देंगे, तो उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, और ज़्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज़ होगा, और पैसा जैसे इन्फ्यूज़ होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी और एक्सपैंड होगी। तो और फिर क्या कहते हैं लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग सेम चीज़ को ख़रीदने के लिए डिमांड बढ़ेगी, और फिर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर से रेट अगर बढ़ा दिए तो अगर फिर रेपो रेट बढ़ा देंगी आरबीआई तो क्या कहते हैं इससे फिर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई रेपो रेट से। इसके बारे में आप डिटेल में देख लेना, मैं एक वीडियो दे दूँगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छी वीडियो, मैंने भी वही देख के किसी टाइम पे सीखा था, तो वो बहुत अच्छी वीडियो, उससे आपको ना पूरी इकोनॉमी कैसे काम करती है वो समझ आ जाएगा, और रेपो रेट कैसे मॉनिटर करता है इन्फ्लेशन को। तीसरी चौथी चीज़ है बजट। बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी ने आज तक बजट पूरा देखा है? क्या कहते हैं जो सीएनबीसी पे या जिस दिन बजट अनाउंस होता है फाइनेंस मिनिस्टर करता है, 2020 का बजट किसी ने देखा है? नो। हाँ, ये इस टाइप की मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स ना देखना चालू करो,
बजट में क्या होता है, इन बजट में एक्चुअली गवर्नमेंट बोलती है कि हम कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं अगले साल, मतलब ये कमिंग ईयर में, मतलब 2020 में अगर वो करेंगे तो 2020-21 का जो बजट है उनका, मतलब जो उनका एक्सपेंडिचर है वो बताएंगे। फिर वो बताएंगे टैक्स रेट के बारे में, फिर वो बताएंगे क्या कहते हैं अलग अलग पॉलिसीज़ के बारे में और वो योजनाओं के बारे में जो सरकार लाती है। तो उन चीज़ों से ना स्टॉक मार्केट बहुत इफेक्ट होता है। अगर किसी सेक्टर के लिए उन्होंने टैक्स रेट काट दिया, मतलब घटा दिया, तो वो सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जिस दिन बजट आता है ना, उस दिन स्टॉक मार्केट के जितने भी लोग होते हैं वो टीवी से चिपक जाते हैं और बजट की एक एक न्यूज़ पे ना एक हज़ार शेयर खरीदते हैं उन कंपनीज़ के, अगर कोई फेवरेबल न्यूज़ आई तो। जैसे इस बार क्या कहते हैं, जैसे ही बजट आया था तो इन्होंने क्या कहते हैं सिन प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, सिन प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सिगरेट, अल्कोहल, टबैको, ये सिन प्रोडक्ट्स मानती है गवर्नमेंट। तो अगर सिन प्रोडक्ट्स पे ना टैक्स बढ़ा दिए थे तो आईटीसी जैसी कंपनीज जो गोल्ड फ्लेक सिगरेट बेचती है उसके प्राइसेस गिर गए थे, क्योंकि टैक्स बढ़ गए थे। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी तो अर्निंग पर शेयर घट जाएगा, मतलब जितना पैसा कंपनी अर्न करती है एक शेयर पे वो घट जाएगा। तो स्टॉक मार्केट भी गिर गया आईटीसी का, तो आईटीसी के प्राइसेस गिर गए थे उस दिन जिस दिन बजट आया था। तो ऐसी चीज़ें मॉनिटर करना चालू करनी पड़ेगी हमें, और हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है बजट के, एफडीआई के, जीडीपी डेटा के। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी तो 2014 में पहली बार, तो 100% उसके साथ आई थी, क्या कहते हैं, मेजॉरिटी के साथ। तो उस समय क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट बहुत एक लंबे समय तक बुल रन पे था, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन थे उन्हें विश्वास था इस बात का कि जितने भी पॉलिसीज़ आएंगी ना नरेंद्र मोदी की, वो चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, वो क्या कहते हैं पास हो जाएंगी। एनडीए गवर्नमेंट पास करवा देगा, यूपीए गवर्नमेंट की तरह रुका नहीं रहेगा और वो बीच में नहीं लटका रहेगा पॉलिसी। तो जैसे जीएसटी के साथ ना एक पॉलिसी आई थी ई वे बिल्स की। किसी को ऑक्ट्रॉय के बारे में पता है? किसी को ऑक्ट्रॉय के बारे में पता है? ऑक्ट्रॉय क्या चीज़ होती है? नहीं। स्टेट्स के बीच में जब हम गुड्स को ट्रैवल करते हैं ना, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हर एक स्टेट दूसरे स्टेट पे एक टैक्स चार्ज करता है, उसे ऑक्ट्रॉय कहते हैं। तो इस ऑक्ट्रॉय के लिए ना एक बिल पास कराना होता है। वो जब भी हम स्टेट टू स्टेट क्रॉस करते हैं तो स्टेट के बॉर्डर पे एक ऑफिस होता है, वहाँ पे हमें वो बिल पास कराना होता है। लेकिन जब जीएसटी वो हुआ था ना, रीइंस्टेट हुआ था, तो जीएसटी के साथ ये ई वे बिल्स नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था। तो ई वे बिल से क्या हो गया था, मूवमेंट ऑफ गुड बहुत ईजी हो गई थी, जिससे क्या कहते हैं जितनी भी लॉजिस्टिक्स की कंपनीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत बढ़ गया था। क्योंकि पहले जब ये बिल पास कराना होता था ना, तो 12-12 घंटे, 24-24 घंटे लाइन में लगना पड़ता था ट्रक ड्राइवर्स को। अब वो नहीं लगना पड़ता, अब बॉर्डर से यूँ ही निकल जाते हैं। तो वो पहले एक दिन का जो लैग होता था वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए जो अमेज़ॉन है ना, अमेज़ॉन 1 डे डिलीवरी दे पा रहा है ये ई वे बिल के चक्कर में। ई वे बिल एक बहुत बड़ा फैक्टर था अमेज़ॉन को 1 डे डिलीवरी पॉसिबल करना। तो ई वे बिल देखो एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया। इसकी वजह से क्या कहते हैं जितने भी लॉजिस्टिक्स की कंपनीज़ हैं उनके शेयर बढ़ गए। लॉजिस्टिक्स के आप जितने भी शेयर देखोगे, जिस समय जीएसटी लॉन्च हुआ था ज़्यादातर कंपनीज़ के शेयर गिरे थे, लेकिन लॉजिस्टिक्स के शेयर के प्राइसेस बढ़े थे। तो ऐसी चीज़ें पॉलिटिकली स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। अब कोई नई कंपनी आ रही है तो वो इंडिया में देखेगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है, मतलब ज़्यादा करप्शन तो नहीं है, ज़्यादा क्या कहते हैं रेड टेपिज्म तो नहीं है। ये सब चीज़ें इससे कनेक्टेड है। आखिरी पॉइंट है इन्फ्लेशन। ये आखिरी नहीं है, और भी पॉइंट है, लेकिन मेजर मैंने यहाँ पे कवर करेंगे। इन्फ्लेशन वही है, इससे कंट्रोल होता है, वो रेपो रेट जो मैं बोल रहा था पूरा इससे कनेक्टेड है इन्फ्लेशन। प्लस जितना हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन पे भी इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है। अगर हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो उन चीज़ों की डिमांड घट जाएगी तो अपने आप प्राइसेस घट जाएंगे, और प्राइसेस घटने का मतलब ही डिफ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन का ऑपोजिट टर्म होता है डिफ्लेशन। और अगर क्या कहते हैं प्राइसेस नहीं बढ़ रही तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का डिक्शनरी डेफिनेशन बता देता हूँ अगर कोई पूछे तो। इन्फ्लेशन हम बोलते हैं कि जब क्या कहते हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर, मतलब पिछले 3 महीने से अगर इस 3 महीने में अगर प्राइसेस बढ़ गई तो हम उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। और रिसेशन किसको कहते हैं? रिसेशन की डेफिनेशन किसी को पता है? अभी हम फिलहाल हमारी इकोनॉमी वो निर्मला सीतारमन के अगर आप इंटरव्यूज़ देखोगे तो निर्मला सीतारमन बोलती है कि हम
अभी रिसेशन में नहीं आया है, हम अभी क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन में है। लेकिन रिसेशन का मतलब क्या होता है किसी को पता है? जितने भी बिजनेसमैन है वो कहते हैं कि हम रिसेशन में चल रहे हैं अभी। रिसेशन का मतलब पता है किसी को? हेलो? नहीं। लेकिन नहीं। सुना तो होगा रिसेशन क्या होता है। हाँ। हाँ, लेकिन हाँ रिसेशन का हाँ। मतलब होता है अगर हम लगातार 3 क्वार्टर तक हमारी अगर जीडीपी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव नंबर्स में आएगी। जीडीपी अभी फर्स्ट क्वार्टर -23% आई है, 24%। अगर अगला क्वार्टर और उससे अगला क्वार्टर भी नेगेटिव में आता है तो हम कहेंगे हम रिसेशन में आ गए। तो हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे ही ये न्यूज़ आ जाएगी ना कि हम रिसेशन में आ गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। और जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स या मेरे जैसे जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं जो क्या कहते हैं जानते हैं ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं, बस ये स्टॉक मार्केट के इस न्यूज़ की वजह से गिरे हैं, उस टाइम उसको खरीदेंगे और फिर छोड़ देंगे। और जैसे ही मतलब 2 गुना 3 गुना होगा बेच देंगे और बढ़िया प्रॉफिट निकाल लेंगे स्टॉक मार्केट से। और जो लोग क्या कहते हैं नहीं जानते इस चीज़ को, वो लोग क्या करेंगे पैनिक सेलिंग करेंगे। वो मतलब डर के मारे सेल करेंगे, स्टॉक मार्केट गिर रहा है निकालो निकालो मेरा प्रॉफिट ख़त्म हो रहा है। तो वो लोग फिर उस प्रॉफिट को छोड़ देंगे जो बाद में बनने वाला है। वो लोग बस मोमेंटरीली देखते हैं, फ्यूचर का नहीं देखते। ये दिक्कत है बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट में। तो हम एजुकेशन इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम उस चीज़ से बच सकें, पैनिक सेलिंग से बच सकें, और हम बेसिकली भेड़ चाल से बच सकें। भेड़ चाल एक शब्द है जो इसमें बहुत होता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं लोगों को, अपना कॉमन सेंस और दिमाग बहुत कम यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में। दूसरा पॉइंट है इंडस्ट्री। इकोनॉमी की बात हमने कर ली। इंडस्ट्री में कैसे हम करते हैं, मतलब पाँच तरीके से हम इंडस्ट्री को इवैल्यूएट करते हैं, 5 पैरामीटर्स पे। पहला पैरामीटर है कि जिस इंडस्ट्री को आप देख रहे हो उसमें राइवलरी कितनी है। जैसे जियो के आने से पहले वोडाफोन, आइडिया और भी बहुत छोटे छोटे टेलीकॉम कंपनीज थे टेलीकॉम इंडस्ट्री में। लेकिन जैसे जियो आया तो सारी कंपनीज बंद हो गई और बस 3 मेजर प्लेयर बच गए, जियो, एयरटेल और वोडाफोन। और इन तीनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त राइवलरी है। मतलब लोग तीनों कंपनीज एक दूसरे से बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन करती है और एक दूसरे के मतलब जियो ने तो लिटरली एयरटेल के कस्टमर्स और क्या कहते हैं वोडाफोन के कस्टमर्स को माइग्रेट करवा लिया अपने प्लेटफॉर्म में। तो इतनी मतलब इंटेंस राइवलरी है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। ऐसी हमें राइवलरी देखनी होती है अलग अलग सेक्टर्स में जब भी हम इंडस्ट्री इवैल्यूएट कर रहे हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। मतलब जिस कंपनी को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं ना, वो कंपनी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में देती है उसके कितने सब्सटीट्यूट्स हैं और उस सब्सटीट्यूट का कितना ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है करंट मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स का, जो भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर ज़्यादा इफेक्ट आता है सब्सटीट्यूट्स का तो मतलब इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हमारी वाली कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो उनकी क्या कहते हैं सेल कम होगी तो रेवेन्यू कम जनरेट होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली प्राइस गिर जाएगा उस शेयर का। तो हम उसको अवॉइड करेंगे, फिर उस चीज़ को हम फिर दूसरी कंपनी देखेंगे या दूसरा सेक्टर देखेंगे। एक और चीज़ होती है एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर बेसिकली ना ये कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है इसमें। मतलब गवर्नमेंट कितना ईज़ देता है। मतलब अगर मैं बोलूँ मुझे बैंक खोलना है तो बैंक खोलना कितना आसान है इंडिया में, वो डिपेंड करता है एंट्री बैरियर। अभी अगर मैं बोलूँ ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलनी है तो कोई भी दूसरा टॉम डिक एंड हैरी ई कॉमर्स की वेबसाइट खोल लेगा और अमेज़ॉन को कम्पीट करेगा कि अमेज़ॉन के कस्टमर को अपनी तरफ खींचेगा। तो अमेज़ॉन का जो बिज़नेस मॉडल है उसमें एंट्री बैरियर नहीं है। लेकिन अगर मैं बैंक खोलना चाहता हूँ तो बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी आसानी से किसी को बैंक खोलने नहीं देगी। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन से इंडस्ट्री में अच्छा है, कौन से सेक्टर में अच्छा है, ये वाला पैरामीटर में देखते हैं। फिर तीसरा पैरामीटर है बार्गेन पावर ऑफ बायर्स और बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर्स। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। बार्गेन पावर ऑफ बायर्स का मतलब ये होता है कि अगर क्या कहते हैं जो बायर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस को। मतलब मान लो किसका एग्जांपल दूं मैं, बायर्स में मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। मतलब वॉलमार्ट और उसके सप्लायर्स का। वॉलमार्ट पे जितने भी वॉलमार्ट जिनको क्या कहते हैं देता है ना, मतलब नहीं ये तो एग्जांपल सप्लायर का हो गया। वॉलमार्ट मान लो, वॉलमार्ट इसका एग्जांपल है। बायर्स का एग्जांपल का इस ध्यान नहीं आ रहा, बट इसमें क्या होता है बायर्स के पास ताकत होती है। अगर बायर्स के पास ताकत है तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो क्या कहते हैं सप्लायर है,
उसके पास कम ताकत होती है, तो वो अपने प्राइजेस को ना बढ़ा नहीं सकता या घटा नहीं सकता। तो अगर बायर्स वो करेंगे, कंट्रोल करेंगे उसके प्राइसेस को, तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल को भी बढ़ा नहीं सकता, तो कंपनी के शेयर कभी बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है। उसके अगेंस्ट में अगर हम सप्लायर की बात करें, इंडिया में अमेज़ॉन है, जो भी जितने भी रिटेल की दुकानें हैं ना, मतलब जितने भी मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं जिनको हम किराने की दुकान कहते हैं, वो लोग अमेज़ॉन के अगेंस्ट हैं। अमेज़ॉन के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि वो सेम चीज़ ना जो रिटेल की दुकान पे मिलती है वो अमेज़ॉन पे सस्ते में मिल जाती है। तो जो सप्लायर है अमेज़ॉन, वो कर रहा है, अब क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन के जो टर्म्स हैं वो डोमिनेट कर रहा है, तो सप्लायर के पास ताकत आ जाती है। वॉलमार्ट भी सेम करता है। वॉलमार्ट क्या कहते हैं, इतने हाई लेवल पे प्रोडक्शन करता है और इतना हाई प्रोडक्शन है उसका कि वो मार्जिन्स को कम रख के भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है, जो दूसरी कंपनीज नहीं कर पाती, क्योंकि वो उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर पाती वॉलमार्ट के लेवल पे, और वॉलमार्ट जितना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ अल्कोहल इंडस्ट्री में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत मेजर पार्ट होता है, क्योंकि अल्कोहल इंडस्ट्री ना जीएसटी के अंदर नहीं आता, तो जब भी क्या कहते हैं दारू की बोतलें एक स्टेट से दूसरी स्टेट क्रॉस करेंगी तो उन्हें फिर से वो ऑक्ट्रॉय देना पड़ता है, और ऑक्ट्रॉय के साथ एक क्या कहते हैं सिन गुड का एक टैक्स होता है, वो भी देना पड़ता है। तो अगर क्या कहते हैं जिस कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ना, वो क्या कहते हैं हार जाएगी फिर अल्कोहल वाले बिजनेस में। तो इसलिए इंडिया में देखो 2 ही 3 कंपनीज हैं। एक है यूनाइटेड ब्यूरीज, जो पहले विजय माल्या की थी लेकिन अब उसको हाइनेकन ने खरीद रखी है। फिर एक यूनाइटेड स्पिरिट्स है, वो भी विजय माल्या की थी बट उसको पर्नर्ड रिकॉर्ड ने खरीद ली। ऐसी 2-3 और कंपनीज हैं जो लिस्टेड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री में 2 या 3 कंपनीज लिस्टेड है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें मोनोपोली होती है किसी कंपनी की, उन कंपनीज़ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा वेल्थ बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस का एम क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस का एम नहीं होता कि क्या कहते हैं जो पहले से जिनकी मोनोपोली है उनमें इन्वेस्ट करो। इसका एम होता है उन कंपनीज़ को सर्च करना जो क्या कहते हैं किसी को नहीं पता, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनका जो बिज़नेस मॉडल है इतना अच्छा है कि हम क्या कहते हैं फ्यूचर में उनसे बहुत सही प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे टाइटन है, किसी ने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है? Yes, sir, I have heard of it. हाँ, तो राकेश झुनझुनवाला क्या है, उसकी जो नेटवर्थ है ना आज की डेट में, उसकी नेटवर्थ शायद 10,000 करोड़ रुपए है। 10,000 करोड़ रुपए उसकी नेटवर्थ कैसे बनी? बस टाइटन के स्टॉक से बनी है। उसने टाइटन के स्टॉक्स ना 2 करोड़ के रुपए के टाइटन के स्टॉक खरीदे थे मात्र 2 या 4 रुपए में, और आज टाइटन के स्टॉक्स हैं 1100 रुपए के, और उसने अभी तक बेचा नहीं अपना स्टेक टाइटन में। तो उसका जो मैक्सिमम शेयर, वो उसका जो नेटवर्थ है वो टाइटन के स्टॉक से बना है। तो उसने 2002-2003 में जब टाइटन लिस्ट हुई थी ना, उसने उस समय समझ लिया था ये फंडामेंटल एनालिसिस करके कि ये स्टॉक आने वाले 10-15 सालों में बहुत सही रिटर्न देगा, और वो सही था। अगर वो गलत होता तो पूरा ही डूब जाता। 2 करोड़ उसने पूरे लगा दिए थे अपने सेविंग्स। अब वो सही हो गया तो वो इंडिया का वॉरेन बफेट बोलते हैं उसे। मतलब अगर ये बोलते हैं ना कि झुनझुनवाला ने अगर ये स्टॉक खरीद लिया तो पूरा इंडिया उसे खरीदेगा, और स्टॉक की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो ऐसा है, मतलब जिस स्टॉक पे हाथ लगाता है वो सोना हो जाता है। झुनझुनवाला का इतना नाम है स्टॉक मार्केट में। अब कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं? कंपनी को एनालाइज करते हैं, वही मेजर होता है उनकी बिजनेस मॉडल देखते हैं कि जैसे टाइटन का बिजनेस मॉडल राकेश झुनझुनवाला को समझ आया था, और उसने उसी टाइम समझ लिया था कि ये रिटर्न देगा। तो हमें बिजनेस मॉडल समझना है। बिजनेस मॉडल समझने के बाद बिजनेस मॉडल में हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना होता है कि ऐसा कोई एडवांटेज जो कंपनी के पास है जो कोई और रेप्लिकेट नहीं कर सकता, और उसको कोई और मतलब इतनी जल्दी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। रेप्लिकेट तो हो ही जाता है बट मतलब इतनी जल्दी कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। कोई बैरियर है, जैसे एंट्री बैरियर हो गया, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाला एडवांटेज है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इसके नेटवर्क इसके पास है और उसके पास जनरेट करने में समय लगेगा, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसे कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों देखते हैं, और देखते हैं कि क्या कहते हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। रेवेन्यू को गाइस कहते हैं टॉप लाइन, और प्रॉफिटेबिलिटी को कहते हैं बॉटम लाइन। तो ये भी एक फाइनेंशियल टर्म है कि कितना टॉप लाइन बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर और कितना बॉटम लाइन बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, ये देखते हैं। और कितनी क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर है कंपनी की, उधारी कितनी है, डेट कितना है, और क्या कहते हैं रिसीवेबल्स, मतलब कितना उधार पे बिजनेस करती है, कितना ऑन द स्पॉट पैसे लेके बिजनेस करती है। ये सब चीज़ें ना कंपनी को एनालाइज करते हैं हम इन सब चीज़ों से।
इसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया है, मेरे हिसाब से ना ये हम कल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा, इसको हम छूते ही नहीं है। इसके बाद ना मेरे को एक चीज़ दिखानी थी जो मैं आज देख रहा था, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये देखो, कल हम आईपीओ की बात कर रहे थे, किसी को याद है आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? हेलो, किसी को याद है आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? नहीं। आईपीओ का मतलब याद है? आईपीओ का मतलब क्या बताया था मैंने? वो इनिशियल पब्लिक हाँ, ऑफरिंग, वो जो इनिशियल पब्लिक कंपनी फर्स्ट ऑफरिंग। टाइम जब शेयर इशू करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है उसे आईपीओ कहते हैं, और वो प्राइमरी मार्केट में आता है, याद है? तो अब यस मैं यस। मैं ना जीरोधा में ट्रेड करता हूँ, तो मैं आज देख रहा था कि अब अपकमिंग आईपीओ कौन कौन से हैं। सबसे पहला है देखो 7 से 9 तारीख, इसको मैंने एनालाइज कर लिया है, मैं इसमें पक्का इन्वेस्ट करूँगा। ये ना हैप्पीएस्ट माइंड्स जो है, इसको कौन सा, इसका जो मालिक है, जो प्रमोटर है, उसका नाम है अशोक सूटा। अशोक सूटा जो है, इसके बारे में तुम देख लेना, यूट्यूब कर लेना। अशोक सूटा का नाम है आईटी सेक्टर में, और ये विप्रो का वो वाइस प्रेसिडेंट था 15 साल तक, और जो क्या कहते हैं माइंड ट्री करके एक कंपनी है, उसका फाउंडिंग चेयरमैन है वो, तो उसकी कंपनी है ये, और वो आईपीओ निकाल रही है। 7 से 9 के बीच में हम अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल चीज़ें देख लो, आईपीओ में क्या होता है, 2 दिन का टाइम फ्रेम देते हैं ज़्यादातर टाइम, और बोलते हैं लॉट साइज़, मतलब मिनिमम इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा, और इसको ना एक लॉट कहेंगे। मतलब अगर मैं एक लॉट लूँगा तो एक लॉट का मतलब है मैं इस कंपनी के 90 शेयर ले रहा हूँ। हर कंपनी के अलग अलग लॉट साइज़ होंगे, मतलब किसी के 100 शेयर, किसी के 200 होंगे एक लॉट, इसका 90 है एक लॉट। और एक लॉट की प्राइस ना 165 और 166 के बीच में है। मतलब इंडिया के सारे बंदे ना इसको मान लो अप्लाई करते हैं, तो सब अपना अपना प्राइस रेंज डालेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। मैंने डाल दिया मान लो 165.50, किसी ने डाल दिया 165.60। जिनके सबसे ज़्यादा प्राइसेस होंगे उनको क्या कहते हैं अलॉट होगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 166 पे एक लॉट ले लेंगे, जैसे मैं लूँगा 166 पे एक लॉट, तो इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना कोई, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो अब कैसे अलॉट होगा, प्रो राटा बेसिस पर अलॉट होगा, और वो डिस्क्रेशन होता है हमारे मर्चेंट बैंक का। मर्चेंट बैंक जो इन्वेस्टमेंट बैंक होती है, जो क्या कहते हैं पूरे आईपीओ को मैनेज करती है, वो फिर अलॉट करेगी शेयर सबको, लॉट्स। तो इस पे गाइज मैं तो करूँगा इन्वेस्ट, और ये मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बोला है तुम लोगों को। तुम अपनी एनालिसिस करना, जो मैं सिखाऊंगा उसके बाद डिसाइड करना कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली मैंने कल बोला था CDSL एक कंपनी है जो BSE की क्लियरिंग हाउस है, सिमिलरली NSDL की भी आने वाली है, देखो। और एक और बात ये मैं बोलना भूल गया, RHP लिखा है, RHP के नीचे व्यू है, इसके नीचे डॉक्यूमेंट है। RHP को कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस कंपनी निकालती है और सेबी से अप्रूव कराती है। जब तक ये प्रोस्पेक्टस अप्रूव नहीं होता ना, जब तक वो आईपीओ को लिस्ट नहीं कर सकती। तो सेबी रेगुलेट करेगा, और जब तक ये प्रोस्पेक्टस पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो जाएगी, कंपनी कैसी है, ठीक है कि नहीं है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है नहीं हो रही है, और कंपनी की हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसके बाद ही यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो देखो अपकमिंग में, किसी ने बारबेक्यू नेशंस का नाम सुना है? हाँ उसका भी आईपीओ आने वाला है। देखो अभी डेट नहीं बताया गया, टू बी अनाउंस, लेकिन बारबेक्यू नेशंस, फिर क्या कहते हैं LIC का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ LIC का होगा। फिर क्या कहते हैं एक और अच्छा, बर्गर किंग का भी आईपीओ आने वाला है। देखो कब आएगा पता नहीं, बट यहाँ पे लिस्ट हो गया है, मतलब सेबी ने अप्रूव कर दिया है। सेबी के अप्रूवल के बाद अब ये लोग ना वेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी थोड़ा सा बाउंस बैक करे, लोग बर्गर किंग में जाके खाने लगे, फिर जब ये आईपीओ निकालेंगे ना तो इनको अच्छा पैसा मिलेगा। अभी निकाल देंगे तो ज़्यादातर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो इस वजह से ना ज़्यादातर कंपनीज रुकी हुई है। लेकिन ये कंपनी ऐसी है, ये IT सेक्टर की कंपनी है। लोग ये IoT क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो इनको पता चाहिए अभी निकाले चाहे बाद में निकाले, इनकी डिमांड हमेशा रहेगी, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बना रही है। और इनके जो मैं देख रहा था, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है USA में, इन्फोसिस को टक्कर देती है USA में, तो इसलिए इसका नाम है। ऐसी देखो और भी हैं, ये इंडियन रेलवेज़ की सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी का मतलब है इंडियन रेलवेज़ का ही एक छोटा पार्ट है ये। ऐसे ही LIC का जब IPO आएगा गाइस, देखना पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाएगा।
रिलायंस से भी बड़ा बड़ा मतलब पूरे पूरे इंडिया में ना दो ही इंस्टीट्यूशन के पास पैसा है, सबसे ज़्यादा पैसा है आरबीआई के पास, उसके बाद है एलआईसी के पास, और तीसरे नंबर पे एसबीआई आता है। आरबीआई के बाद एलआईसी के पास इतना पैसा है ना कि जब भी कोई कंपनी डूबती है, जैसे अभी एयर इंडिया डूब रही थी तो गवर्नमेंट ने एलआईसी को बोला था कि आप एयर इंडिया में इन्वेस्ट करो, तो एलआईसी ने इन्वेस्ट करा। अभी क्या कहते हैं वो येस बैंक डूबा था तो एसबीआई एलआईसी इन सब ने स्टेक लिया है उसमें। तो एलआईसी ना डूबती हुई नैया को बचाता है क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है ये एलआईसी, और जो गवर्नमेंट बोलेगी वो एलआईसी को करना पड़ेगा। तो एलआईसी के पास इतना वो मतलब स्पेयर कैश, आइडल कैश पड़ा हुआ है कि वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, और जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो 1-2 करोड़ नहीं करते हैं, मिनिमम 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे करते हैं, और स्टॉक के प्राइस शूट अप हो जाते हैं उसी टाइम। तो हम देखते हैं कि क्या कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी देखते हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से, और ये देखो क्लोज्ड आईपीओ, मतलब अभी तक इस साल में कौन कौन से आईपीओ हो गए। येस बैंक का एफपीओ होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, मतलब किसी कंपनी का मान लो लिस्ट हो रखा है शेयर, लेकिन वो फिर से अपने शेयर बेचना चाहता है पब्लिक को, तो फिर वो एफपीओ निकालता है। लेकिन ये फिर सेकेंडरी मार्केट में ही होता है, नहीं ये फिर से प्राइमरी मार्केट में आ जाए, क्योंकि हम फिर से कंपनी से शेयर खरीदें ना कि किसी इंडिविजुअल से। तो एफपीओ फिर से प्राइमरी मार्केट में आ जाता है। रोजरी बायोटेक, इसका भी बहुत अच्छा आईपीओ आया था, ये 423 में लिस्ट हुआ था, लेकिन अभी 800 रुपये चल रहा है। देखो जिसने भी इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करा था ना, उसका पैसा डबल हो गया। और भी अच्छे आए थे, ये IRCTC का भी ना बहुत खतरनाक आईपीओ आया था, 315 में लिस्ट हुआ था, अभी 1500 का चल रहा है शायद स्टॉक, देख लेंगे। तो मतलब 5 गुना हो गया, 5 गुना जिसने भी IRCTC पे इन्वेस्ट करा था 5 गुना पैसा हो गया। और ये लोग नहीं निकलेंगे, ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये लोग कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कंपनी का और देखते हैं कि इसका टारगेट प्राइस क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू उन्होंने निकाला होगा 2000-3000, जब तक वो 2000 नहीं पहुँचेगा जब तक वो नहीं निकलेंगे इस ट्रेड से। तो फंडामेंटल एनालिसिस का ये फ़ायदा होता है। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा गाइस आप लोगों को, ठीक है। मोटा मोटा मुझे यही बोलना था। कल हम और डिटेल में जाएंगे और कंपनी एनालिसिस में ना क्या कहते हैं, हम तीनों जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको डिटेल में देखेंगे। और मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी, वो लोग क्या कहते हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं अभी कॉमर्स का तो पूरा करा नहीं सकता। तो मैं मोटा मोटा मतलब बता दूंगा कि एनालिसिस के लिए कितना पार्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस हम कल एक और चीज़ करेंगे, एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं वो भी देखेंगे। एनुअल रिपोर्ट, एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है, जैसे यहाँ पे खुली है किसी की रिपोर्ट, अभी किसी की रिपोर्ट नहीं खुली, मैं कल दिखाऊंगा। कम से कम 80 पन्नों का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 पन्नों का होता है, 500-600 पन्नों का पूरी फुल फ्लेज किताब होती है। और एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्किप करना होता है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है वो मैं कल बात करूँगा उस बारे में। और कल फिर हमारी ना फंडामेंटल एनालिसिस का मोटा मोटा इस कोर्स में के परव्यू में जितना होता है वो डिस्कस कर लेंगे हम। और उसके बाद मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा, वो लाइव प्रोजेक्ट के नाम पे एक टास्क होगा जो तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो सबसे बेस्ट करेगा उसे सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, प्लस हो सकता है कि हम साथ में उसमें इन्वेस्ट भी करें और पैसे भी कमा लें, देखें क्या होता है। वो तुम्हारे जॉब पे होता है कि कितना अच्छा करते हो तुम। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कहीं पे कुछ होता है। कल मिलेगी लाइव प्रोजेक्ट? हाँ, मैं कल लाइव प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि क्या काम करना है और कैसे करना है उसे, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ना वो काम कर सकते हैं हम। ओके ओके, ओके। किसी को कोई डाउट अभी तक जो भी हमने डिस्कस करा है फंडामेंटल एनालिसिस में? आज हमने ना बस टच करा है, हम डिटेल में गए नहीं है, डिटेलिंग में हम कल जाएंगे। कोई डाउट किसी को? ये पॉइंट्स जो ऊपर नीचे होते हैं वो पॉइंट्स एक्चुअली होते क्या है, मुझे जानना था। पॉइंट्स ऊपर नीचे मतलब मेरे को समझ नहीं आया। जो निफ्टी के पॉइंट्स जैसे ऊपर हो रहे हैं हाँ, नीचे हो रहे किसी हैं भी चीज़ वो की points। किसी वो पॉइंट्स मतलब प्राइस मान लो एक तरीके से, कि किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, कॉमन सेंस लगा के बोलो। जब उसका डिमांड सप्लाई शेयर का हाँ, बस ऊपर बस नीचे होता बस है। वही है कि
डिमांड, अब निफ्टी क्या है, निफ्टी एक कॉमन शेयर नहीं है, निफ्टी के अंदर 50 शेयर है, निफ्टी 50 के अंदर। जब उन 50 शेयरों की डिमांड ऊपर नीचे होगी या सप्लाई ऊपर नीचे होगी, तो उस हिसाब से उसका, अगर डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ेगा उस शेयर का, और उस हिसाब से निफ्टी भी बढ़ेगा, और अगर डिमांड घटा तो प्राइस भी गिरेगा, उस हिसाब से निफ्टी भी गिरेगा। तो डिमांड और सप्लाई ही है। तो इसमें ना स्कैम्स कैसे करती हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लोग ना बल्क में शेयर खरीदते हैं और सूडो डिमांड क्रिएट कर देते हैं, नकली डिमांड। सूडो डिमांड क्रिएट कर देंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता बिजनेस किसी भी कंपनी का, और वो बिना देखे उस शेयर को खरीद लेंगे कि ये देख के कि बस प्राइस बढ़ रहा है तो खरीद लेता हूँ। और फिर जैसे ही लोग ज़्यादातर लोग उसे खरीद लेंगे, तो फिर वो उस जितना भी शेयर उसने खरीदा था ना, हाई प्राइस में सेल कर देगा ऑपरेटर। और जैसे ही सेल कर देगा, प्राइस अचानक से इतना सप्लाई आ जाएगा और डिमांड उतनी होगी नहीं, तो प्राइस बहुत जल्दी नीचे गिरेगा, और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, फिर अपर लेवल पे फंस जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि आज के पर चढ़ेगा प्राइस, कल चढ़ेगा प्राइस, और धीरे धीरे वो कभी चढ़ता ही नहीं। जैसे आरकॉम के साथ केस हुआ था, आरकॉम का बैंकरप्सी IBC में केस चला गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट में, और अनिल अंबानी को ना बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया और उसके एसेट्स बेचे जा रहे हैं आरकॉम की उधारी ख़त्म करने के लिए। तो जिन्होंने आरकॉम को 50 रुपये 100 रुपये में ख़रीदा होगा, वो लोग तो मतलब उन लोगों के पैसे डूब गए, क्योंकि इक्विटी जो भी खरीदता है ना, इक्विटी का मतलब समझ लो भाई, इक्विटी का मतलब अगर आप किसी भी कंपनी की इक्विटी खरीदते हो तो मतलब आप बिज़नेस के ओनर बन जाते हो। बिज़नेस का ओनर मतलब अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के हिस्सेदार आप होगे, और अगर बिज़नेस में लॉस भी होगा तो भी लॉस के भी हिस्सेदार आप होगे। तो आरकॉम को हो गया लॉस, तो शेयर होल्डर्स को लॉस उठाना पड़ेगा और उनको अपना पैसा छोड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा हार्ड अर्न मनी होगा, तो हार्ड अर्न मनी को तुम कैसे इन्वेस्ट करोगे वो सीखने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, कि ताकि हमारा लॉस कम से कम हो और हो सकता है प्रॉफिट हो। प्रॉफिट एक दिन में नहीं होगा, सीखने के बाद ही होगा, वरना हम ज़्यादातर ऐसे स्कैम्स में फंसते रहेंगे जो ऑपरेटर्स का स्कैम होता है। ज़्यादातर ये स्कैम पेनी स्टॉक्स में होता है, तो 2 रुपये 3 रुपये के स्टॉक्स होते हैं ना, बहुत सारे हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप स्टॉक्स। तो स्मॉल कैप स्टॉक में ज़्यादा होता है ये स्कैम। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप और मिड कैप में हो नहीं सकता, अंबानी चाहे तो कर सकता है लार्ज कैप स्टॉक में भी स्कैम, अगर उसके पास इतना पैसा है। नॉर्मल ब्रोकर्स के पास ना इतना पैसा होता नहीं है, तो वो छोटे स्टॉक्स को ज़्यादा खरीद लेते हैं सूडो डिमांड क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा बेच देते हैं डिमांड कम करने के लिए। ऐसे स्कैम्स होते हैं, तो हमें वॉल्यूम देखना होता है। तो कल मैं ना मनी कंट्रोल के पेज पे जाऊंगा। मनी कंट्रोल मुझे कल बताना कौन ओन करता है, कौन ओन करता है मनी कंट्रोल वेबसाइट को, तुम हैरान हो जाओगे जान के। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएंगे और मैं बताऊंगा कि एक नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और कौन से रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और थोड़ा बहुत रेशियो एनालिसिस देखेंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। मेरे हिसाब से इतना बहुत होगा इस कोर्स के लिए, और फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस को क्लोज कर देंगे, और फिर हम थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट देख के कोर्स को रैप अप कर देंगे। इतना बहुत होता है एक बेसिक कोर्स के लिए। फिर इसके बाद जब एडवांस कोर्स होगा तो फिर से हम मिलेंगे होपफुली। तो आज का सेशन यहीं तक था गाइस, और मैंने आज का सेशन प्योर हिंदी में इसलिए रखा पूरा क्योंकि मैं चाहता था कि डिलीवरी में कोई दिक्कत ना हो और सबको समझ आए, क्योंकि आज का सेशन सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है पूरे कोर्स का, क्योंकि यही क्रक्स है। और इसके बिना आप क्या कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो मतलब क्या ही करोगे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो गाइस, वरना मैं रैप अप करूँ सेशन को। हाँ, आपने जैसे आज आइडिया पे इन्वेस्ट किया था, हाँ, तो उसमें जो आपको प्रॉफिट 40 रुपीज़ हुआ, वो पर शेयर का प्रॉफिट है या 10,000 शेयर का प्रॉफिट? 10,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि आइडिया मैंने 960 पे ख़रीदा था, 9 रुपये 60 पैसे पे, और जब क्लोज़ हुआ था वो 10 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 10 रुपये पे क्लोज़ हुआ था। तो मेरा एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ 40 पैसे। तो 40 पैसे को 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो 40 रुपये होता है। ठीक है। और आइडिया पे मैंने क्यों इन्वेस्ट करा था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था AGR रिड्यूस पे कि 10 साल तक आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी वजह से आइडिया के शेयर बढ़े, तो इसलिए मैंने खरीद लिए। ये पूरा इकोनॉमी है, बेसिक इकोनॉमी। वो इंट्राडे ट्रेडिंग था क्या एक दिन नहीं, का? ये इंट्राडे नहीं। मैंने अब देखो 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये स्विंग ट्रेड है, मेरा टारगेट है 11-12 रुपये जाते ही बेच दूंगा। ओके।
और एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू का बता दीजिए फिर से, जैसे अगर हमें पता कैसे चलेगा कि अभी कंपनी का वैल्यू इंट्रिंसिक है, ऐसा कुछ। यार ये क्या कहते हैं ना, क्या ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अब कैलकुलेशन के लिए वैल्यूएशन टेक्निक्स आनी चाहिए आपको। दो वैल्यूएशन टेक्निक्स के नाम मैंने आज बोले थे। एक होता है DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इसमें क्या होता है, आप कंपनी के जो करंट कैश फ्लोज हैं, मतलब जितनी कंपनी कमा रही है उसको देख के, पिछले 5 सालों के डेटा को देख के आप अगले 5 सालों के डेटा को मतलब प्रोजेक्ट करोगे, मतलब एस्टीमेट करोगे, और उसके बाद उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करके एक शेयर की वैल्यू निकालोगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। पूरे क्या कहते हैं, स्टॉक एनालिस्ट और इक्विटी रिसर्च वाले जो होते हैं ना, वो पूरा दिन यही करते हैं, हर एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते रहते हैं। तो ये ना अलग कोर्स ही होता है, इसको मैं इसमें कवर कर ही नहीं सकता। और इसके लिए ना इन डेप्थ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट प्लस फाइनेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जो मैं इस कोर्स में हो ही नहीं सकता। इसमें तो बस ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि स्टॉक मार्केट असली में होता क्या है। तो तुमको पता लग गया वैल्यूएशन क्या होता है। तुम क्या कहते हैं, यूट्यूब पे सर्च करना वैल्यूएशन के बारे में, बहुत कुछ समझ आएगा। और ठीक। कोई क्वेश्चन? मैं ट्राई करूँगा कुछ वीडियो शेयर करने की ग्रुप में, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि असली में वैल्यूएशन होती क्या है। और कोई क्वेश्चन किसी को? तो ठीक है गाइस, फिर रैप अप करते हैं मीटिंग को। और क्या, थैंक यू। कल मिलते हैं होपफुली सेम टाइम पे, और अगर टाइम चेंज नहीं हुआ तो। थैंक यू सर। Okay, thank you so थैंक यू। much.